Hey everyone, welcome back to the Layman Way and today we'll be discussing पॉलिटी करंट अफेयर्स जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, do like, share, subscribe to our channel and also recommend the video to your friends so that YouTube can promote our video and we can reach more aspirants and we can serve more people like you who want to study from us. So चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पॉलिटी के करंट अफेयर्स को हम करते हैं डिस्कस. तो पहला आर्टिकल इट इज़ अबाउट गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है. कहाँ की है ये गोरखालैंड? इट इज़ इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो इट इज़ अ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल. तो पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये देखना है कि गोरखालैंड कहाँ है. गोरखालैंड इधर है, तो यहाँ से यहाँ पूरा वेस्ट बंगाल जाता है ना. दिस इज़ अ पार्ट, पूरा वेस्ट बंगाल यहाँ से लेकर ऊपर तक इधर तक जाता है ना. तो यहाँ का पार्ट है गोरखालैंड. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये गोरखालैंड कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है. और गोरखालैंड टेरिटोरियल जीटीए जो है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है. किन किन एरियाज़ के लिए? दार्जिलिंग और कालिम्पोंग एरियाज़ के लिए. ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, ये होती क्या है ना. तो आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे है ना, तो आपने पढ़ा होगा ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. बट हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा स्टैटिक पार्ट भी रिवाइज होता रहे, है ना. तो नाम में देखो क्या है, ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस है, डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट है और काउंसिल है. ठीक है, तीन वर्ड्स हैं इसमें, एक एक करके डिस्कस करते हैं, मीनिंग देखते हैं क्या हो सकता है. ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि खुद से गवर्न होने वाली बॉडी. खुद से मैं गवर्न करूंगा, है ना. मैं अगर ऑटोनॉमस हूँ, मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो मतलब मैं खुद से गवर्न कर रहा हूँ अपने आप को. दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस. डिस्ट्रिक्ट मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होगा, है ना. डिस्ट्रिक्ट तो समझ में आता है, सभी को डिस्ट्रिक्ट समझ में आता है. डिस्ट्रिक्ट क्या होता है ना, हर एक एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट होता है. और काउंसिल है, काउंसिल मतलब कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स होंगे उसमें जो इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, उससे एक बॉडी बनेगी. दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिनको हम बोलते हैं एडीसीज. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कहाँ है? हमने ये पढ़ा है अपने 6th शेड्यूल में. तो 6th शेड्यूल जब हम पढ़ते हैं, है ना, 6th शेड्यूल जब हम पढ़ते हैं, दैट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. AMTM बताया था ना मैंने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. तो इनमें क्या होता है? इनमें बेसिकली जो गवर्नर हैं अपने, ठीक है, ही कॉन्स्टिट्यूट्स, ये बताते हैं कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं. ठीक है, और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. तभी हमने इसको क्या बोला है? तभी हमने इसको ऑटोनॉमस बोला है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, जो स्टेट को मैनेज करती है, जो स्टेट में चीज़ें इंप्लीमेंट करती है, वो इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल नहीं होती, है ना. तभी दे आर कॉल्ड ऑटोनॉमस. इनको गवर्न कौन करता है? इनको गवर्न करते हैं अपने गवर्नर. ठीक है, तो ये याद रखना कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, दे डोंट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे डोंट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स. इनको, इनके एरियाज़ को बढ़ाना कम करना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सब अपने गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेट के गवर्नर होंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो अब इनमें मेंबर्स कितने होते हैं? इनमें मेंबर्स होते हैं 30, जिसमें से 26 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और जो 4 होते हैं, 4 या 4 से कम, डिपेंडेंट चेंज होता रहता है. 4 आप मान लो, 4 जो हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं. ठीक है, ये समझ में आएगा, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 4 को. अभी जो 26 इलेक्टेड हैं, इनका टर्म होता है 5 ईयर्स का. और ये जो गवर्नर जो 4 नॉमिनेट करते हैं, अब इनका तो टर्म होगा नहीं, क्योंकि इनको तो गवर्नर ने नॉमिनेट किया है ना. मैंने अपना अगर कोई बंदा बिठाया है, तो उसको हटाने का भी दारोमदार मेरे ऊपर ही है ना. तो ये जो 4 लोग हैं, इनका टेन्योर क्या होता है? प्लेजर, ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, है ना. मतलब दे इंजॉय वर्किंग टिल गवर्नर वांट्स. गवर्नर चाहे तो हटाए, नहीं चाहे तो नहीं हटाए. इट ऑल डिपेंड ऑन द गवर्नर, प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे काम करते हैं ये. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब ये जो देखो, अब ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, पहली बात हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही क्यों ये बनी हुई है? ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही क्यों बने हुए हैं? ऐसा क्या खास है उसमें? तो आप देखोगे कि ये जो स्टेट्स हैं, ये भी बहुत खास हैं, है ना. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये बहुत खास हैं. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा है ना। हमने ट्राइबल एरियाज़ के डिस्ट्रिक्ट के लिए ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई है। तो हमने देखो जब भी ऐसा चीज़ आता है ना कि ट्राइबल से कोई चीज़ रिलेट करते हुए लॉ आ रहा है, लेजिस्लेशन आ रहा है, दे ऑलवेज कीप इन माइंड कि भाई हमको इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, हमको इनकी जो हेरिटेज है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है, जो इनके कस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इसी के लिए हमको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए इनके लिए, है ना। तो इसीलिए हमारी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आई थी, तो ताकि एक सेल्फ गवर्नमेंट टाइप की चीज़ आ पाए, ठीक है। इनको ऐसा ना लगे कि भाई हम पे कंट्रोल हो रहा है, हमारा कल्चर चला जा रहा है, हमारे हमारे दखल अंदाजी हो रही है हमारे कल्चर में, ये सब ना लगे, ठीक है। तो ट्राइबल इसी वजह से इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारी बनी है ना। अब इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें कि क्या क्या फंक्शन करेगी, तो सारा फंक्शन जो भी डिस्ट्रिक्ट का फंक्शन होगा सारी ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स करती हैं। और अगर कुछ रीजन्स वहाँ पे डिवाइडेड हैं तो उनके लिए, हर एक रीजन के लिए एक रीजनल काउंसिल भी होती है ना, जो इससे कोऑर्डिनेट करके सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उस डिस्ट्रिक्ट्स में कराती हैं, ठीक है। तो जैसे स्कूल्स हो गए, है ना, स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, टैक्सेस कैसे लगेंगे ये सब डिसाइड करना, ये सब कौन करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही करती हैं, ठीक है। तो द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट, मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, मार्केट्स कैसे चलेंगी, फेरीज कैसे चलेंगी, फिशरीज के क्या रोल्स होंगे, रोड्स एंड सो ऑन, जितने भी मतलब आप जितना भी मान सकते हो, समझ सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट चलाने में क्या क्या काम आता है, वो सारी जो फंक्शंस हैं ये कौन करते हैं, ये ऑटोनॉमस ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करते हैं ना। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस। तो ये टैक्सेस भी यही करते हैं। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ये बेसिक समझ में आ गया कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती हैं, क्यों बनी हैं, काम कैसे करती हैं, ठीक है। अभी ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये कब बनी थी, ये बनी है 2011 में, ठीक है। 2011 में एग्रीमेंट हुआ था किन के बीच में, तीन एंटिटीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। कौन? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, इनके तीनों के बीच में बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था, उससे हमने ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई है ना। अब इसके अंदर 3 सब डिवीज़न है, बस नॉर्मल देख लो एक बार 3 सब डिवीज़न कौन कौन से हैं। एक है दार्जिलिंग, एक है कुर्सियोंग, एक है मिरिक और कुछ एरिया सिलीगुड़ी के, ठीक है, और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इसके अथॉरिटी के अंदर आते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कालिम्पोंग सिलीगुड़ी के कुछ डिवीजन्स, कोर्सियोंग, दार्जिलिंग, है ना, ये सब डिवीजन्स आप एक बार दिमाग में रख लेना, है ना। तो मेन था हमारे लिए डिस्कस करना कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ा भी होगा और फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार, है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अब जजेस 2 जगह अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जजेस जो अपॉइंट होते हैं, है ना, वो किसके अंडर होते हैं, कैसे होते हैं, लेट्स सी। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट इज कंट्रोल्ड अंडर आर्टिकल 124, ठीक है। तो 124 के अंदर प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं दोनों के जजेस कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फाइनली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो अब अगर कोई पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो क्या बोलोगे, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। कहीं ऐसे मत समझ लेना कि यार सुप्रीम कोर्ट को के जजेस को प्रेसिडेंट करता है और हाई कोर्ट में गवर्नर करेगा, है ना, ये कभी कभार गलती हो जाती है हमसे। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं उनमें करते हैं गवर्नर, ठीक है। उनका ट्रांसफ़र का जो पावर रहता है वो गवर्नर के पास रहता है ना। बट ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में सुप्रीम कोर्ट का पहले हम देख रहे हैं। आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड, मतलब कोलिजियम का बेसिकली रिकमेंडेशन होता है, उसके वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जो है कोलोजियम से कंसल्ट करने के बाद ही, कोलिजियम से कंसल्ट करने के बाद ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अभी कोलिजियम किस खेत की मूली है, क्या नाम है, क्या होता है कोलिजियम में, ठीक है। तो कोलिजियम में बेसिकली कुछ नहीं होता है, चीफ जस्टिस होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस ही कंसल्ट्स, बेसिकली होता क्या है मैं बता रहा हूँ, कोलिजियम ये ग्रुप होता है 4 जजेस का। तो जब भी प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, प्रेसिडेंट कंसल्ट किससे करते हैं, सीजीआई से। अब ये सीजीआई जो है ये फर्दर कंसल्ट करते हैं 4 जजेस की काउंसिल से, जिनको कोलिजियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो 4 जजेस की जो बेंच बैठती है ना, 4 सीनियर जजेस की जो बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट की, इसको बोलते हैं हम कोलिजियम, ठीक है।
अब CGI इनके साथ मिल के एक नाम पकड़ लेते हैं कि भाई मान लो CGI ने बोला कि रमेश जो है वो अब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, ठीक है। अब फिर इस रमेश के नाम पे वोटिंग होगी, ठीक है। इस रमेश के नाम पे वोटिंग होगी, ये 4 जजेस वोट करेंगे उसके ऊपर कि भाई हाँ हम चाहते हैं रमेश बने, ये वो दूसरा बोलेगा नहीं हम चाहते हैं राम को बनाओ, फिर तीसरा बोलेगा हम चाहते हैं भाई किसी और को बनाओ, ऋतिक को बनाओ, ठीक है। तो इस टाइप से वोटिंग होती है। अब इसमें ये नोट करने वाली बात है कि इन 4 जजेस में से अगर किसी दो ने, इन 4 में से अगर किसी दो ने भी किसी पर्टिकुलर नाम पे आपत्ति जता दी, मतलब मान लो रमेश के लिए वोटिंग हो रही है ना, 4 जजेस हैं, 1 2 3 4, है ना। पहले ने बोला कि ठीक है मैं रमेश मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि ये जज बने। दूसरा बोलता है कि ठीक है मेरा भी दोस्त है। तीसरा बोलता है नहीं नहीं मेरा तो दोस्त नहीं है, मैं तो नहीं करूँगा। और चौथा ही बोलता है नहीं नहीं मैं भी नहीं करूँगा, इसने मेरे पैसे चुरा लिए थे, या जो भी XYZ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 जजेस ने कम से कम कन्फ्रंटेशन कर दिया। कन्फ्रंटेशन मतलब कि 2 जजेस ने आपत्ति जता दी कि नहीं हम नहीं चाहते हैं। तो फिर जो CGI है वो रमेश का नाम रिकमेंड नहीं करेगा प्रेसिडेंट को। समझ में आ गया। किसी भी अगर 2 जज ने इन 4 में से किसी एक पर्टिकुलर नाम पे आपत्ति जता दी तो क्या होगा, जो CGI हैं अपने, ही वोंट रिकमेंड द नेम टू द प्रेसिडेंट। तो मतलब यूनियनोनिमस वो होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेसिकली CGI क्या करते हैं, तो प्रोसेस क्या रहता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CGI, जो कि साथ में 4 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कोलोजियम, जिसको हम बोलते हैं कोलोजियम, उनसे कंसल्ट करके, है ना, ही सजेस्ट द नेम। और ये जो नेम है दिस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को यही इसी को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। वो नहीं बोलेगा नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम किसी और को कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो कोलेजियम करेगा, जो कोलेजियम बोलेगा उसी को ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो रहा होता है ना, तो अच्छा ये पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा कंसल्टेशन पे कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्री भी बात कर लेते हैं कि ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन की बात हो रही थी, क्या ये पुराने ज़माने से ऐसे ही था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी क्या यही प्रोसेस फॉलो होता था? नहीं, तब ये प्रोसेस नहीं फॉलो होता था। इट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पहले 1982 में क्या हुआ था, आया था फर्स्ट जजेस केस। अब ये फर्स्ट जजेस केस में क्या था कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन करेंगे किसके साथ, CGI के साथ, ठीक है। CGI के साथ कंसल्टेशन करेंगे, बट इसमें जैसे अभी मैंने बोला ना पीछे कि वो बाइंडिंग रिकमेंडेशन है, यहाँ पे सिर्फ CGI से ही वो मतलब बात करेगा। मान लो चाय पे चर्चा हो रही है इन दोनों की, प्रेसिडेंट और CGI की चाय पे चर्चा हो रही है। प्रेसिडेंट बोला अरे यार मेरे को यार अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट का जज, अब मैं सोच रहा हूँ इसको कर दूँ, है ना। CGI मान लो बोलता है यार मेरे को लगता है उससे ज़्यादा बेटर कैंडिडेट रमेश है ना। तो अब इसने बस अपना व्यू एक्सचेंज किया CGI ने, ठीक है, बस अपना व्यू बताया कि मेरे को लगता है कि रमेश बेटर कैंडिडेट है, अब आप देख लो। प्रेसिडेंट के ऊपर ये कोई बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का मन है, अब वो चाहे रमेश को करे चाहे राम को करे, उसके ऊपर है किसको करेगा। दिस केम इन द फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस में यही बोला कि प्रेसिडेंट का जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के लिए है, ये कोई कॉन्करेंस नहीं है। कॉन्करेंस मतलब इसको मानना नहीं है, प्रेसिडेंट को मानना नहीं है CGI की बात, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने, ठीक है, उसका वो है, व्यू है उस पर। तो दिस वॉज फर्स्ट जजेस केस जो कि आया 1982 में। उसके बाद आता है सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस आया 1993 में। अब इसमें यह बोला गया कि जो CGI की एडवाइस है, जो CGI एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, दैट वुड बी बाइंडिंग। समझ में आ गया, दैट वुड बी बाइंडिंग। और ये जो एडवाइस CGI देगा, ये अकेले एडवाइस नहीं देगा CGI। पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में सिर्फ CGI अकेले एडवाइस दे रहा था। यहाँ पे CGI अकेले एडवाइस नहीं देगा, CGI जो है वो साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ कंसल्ट करके ही एडवाइस देगा इसको। समझ में आ गया। दूसरे केस में क्या आया, 2 सेकंड जजेस केस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 जजेस के साथ कंसल्टेशन करने के लिए बोला गया था। तो और दो इसमें बातें हैं। पहला तो बाइंडिंग हो गई रिकमेंडेशन, ठीक है, ये जो CGI रिकमेंडेशन देगा ये बाइंडिंग हो गई। और दूसरा क्या पॉइंट नोट करने वाली बात है कि CGI अकेले नहीं करेगा, CGI 2 जजेस के जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ही नाम देगा। समझ में आ गया। फिर आया थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस आया 1998 में।
थर्ड जजेस केस में आई हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। तो इसी में ही हमारा कोलोजियम वाला सिस्टम आया जो हमने अभी ऊपर बात करी कि सीजीआई जो है वो 4 जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे, जिसमें से अगर किसी 2 ने भी मना कर दिया तो वो नाम रिकमेंड नहीं करेंगे, कम से कम 3 को नाम रिकमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस और ये जो है रिकमेंडेशन ये बाइंडिंग होगी। ये था थर्ड जजेस केस। उसके बाद एक और केस आया था जो जिसको नलीफाई कर दिया गया, दैट वाज एनजेएसी, जो कि 1999 में आया था, दैट वाज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें ये बोला गया था कि भाई आप कोलेजियम जो है वो तो ठीक है ना, बट इसमें हम कोलेजियम को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एनजेएसी से, ठीक है। कोलेजियम हटाओ, एनजेएसी लाओ। अब ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का लॉ मेंबर आ रहा था, ठीक है। एक जो है वो गवर्नमेंट का मेंबर आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर हो रही है और दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जो जुडिशरी है दैट इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना। वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है उसको वायलेट कर रहा है एंड हेंस दिस इज नल एंड वॉइड। ये जो आपने बोला दैट इज नल एंड वॉइड, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट वाज फोर्थ जजेस केस, ठीक है, इतना सब समझ में आ गया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट देख लिया कैसे होता है। अब दूसरा आता है हाई कोर्ट के जजेस का। तो हाई कोर्ट के जजेस का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को ये तो पता होता है कि कोलोजियम जो है सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है तो कोलोजियम क्या होता है, कोलोजियम 4 जजेस का होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में भी सिमिलर चीज़ होती है बट यहाँ पे 4 का नहीं होता है, यहाँ पे कितने का होता है, यहाँ पे 2 जजेस का कोलोजियम होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है तो ही कंसल्ट्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड जो 2 जजेस के साथ इसको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। जो चीफ जस्टिस है इसको 2 जजेस के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ये किसके अंडर गवर्न होता है, आर्टिकल 217 के अंदर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं, सीजीआई से, गवर्नर से एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये अगर जज अपॉइंट करना है तो, है ना। बट इसमें एक बार हम आगे भी देख लेते हैं, इसमें भी कंसल्टेशन केसेस आए थे, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये थर्ड जजेस केस हम देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया कि सीजीआई जो है, जब जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई से कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई मैं कौन सा हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करूं, तो सीजीआई शुड कंसल्ट विद कोलोजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सॉरी मैंने हाई कोर्ट बोल देता पीछे, शायद मैंने हाई कोर्ट बोल देता, इट इज़ सुप्रीम कोर्ट। तो सीजीआई जो है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक बार जो टॉपिक है प्लीज़ गो एंड रिवाइज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है। एक बार ये जाके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रिवाइज कर लेना, ऑल दो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज समनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो सेशन आपने देखे होंगे पार्लियामेंट के, है ना, जहाँ पे राहुल वर्सेस मोदी चलता रहता है ना, राहुल वर्सेस मोदी जी चलता रहता है ना, बोथ आर वेरी फनी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेशन। पहले हम सेशन की पहले बात करेंगे, उससे पहले हम वर्ड वाइज चलेंगे। पहला है समनिंग। तो ये समनिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डज समन मीन्स। समन का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे समन का मीनिंग क्या होता है, समन मीन्स मतलब किसी को बुलाना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कि भाई आप इस टाइम पे इस जगह होने चाहिए, ठीक है। टू कॉल समवन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, दिस मीन्स समन। अब समन हमको बुलाना है, किसको बुलाना है, हमको बुलाना है, किसको बुलाना है, सेशन बुलाना है पार्लियामेंट का, ठीक है। सेशन मतलब क्या होता है, सेशन क्या होता है, व्हाट इज अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये होता है, मतलब कि मान लो मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा भाई राम तुम कल आ जाना यहाँ दिल्ली के XYZ प्लेस पे, ठीक है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में तुमको आना है कल। तो वो आ गया, लेट से वो आ गया 1 जनवरी को वो आ गया। अब 1 जनवरी से जब तक पार्लियामेंट स्थगित नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो पूरा का पूरा सेशन, पूरा डिस्कशन जो होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये सेशन चलता रहता है। मतलब 1 जन से हो सकता है लेट से कि 3 महीने के लिए सेशन चला, है ना। लेट से विंटर सेशन चल रहा है ना, विंटर सेशन तो खैर 1 महीने नवंबर से होता है, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो जनवरी से स्टार्ट हुआ और लेट से फरवरी एंड तक पूरा सेशन चला, तो इस पूरे को हम बोलते हैं सेशन, ठीक है। सेशन सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, सेशन मतलब पूरा एक पर्टिकुलर बैठक, समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेशन। अब ये करता कौन है, बुलाता कौन है, सेशन बुलाता कौन है, सेशन बुलाते हैं अपने प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट करते हैं समन, ठीक है। और 2 सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है,
6 महीने का, ठीक है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। जनरली 3 सेशन होते हैं, विंटर, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। तो अभी बजट आने वाला है, जैसे यूनियन बजट 2022, तो तब एक सेशन होगा, है ना। फिर मॉनसून सेशन होता है जब बारिश पड़ती है, और जब विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो ये 3 सेशंस होते हैं, है ना, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, ठीक है। सेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। फर्स्ट सेटिंग से लेकर जब तक प्रेसिडेंट उसको प्रोरोग ना कर दे। प्रोरोग मतलब, प्रोरोगेशन मतलब स्थगित कर देना, बस कि भाई अब सेशन खत्म हो गया, अब आप सब अपने घर जाइए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोरोगेशन। तो जब तक प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग नहीं कर देते, तब तक जो सेशन है वो चलता रहता है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड रीसेस, ठीक है। एक होता है रीसेस, एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब पूरा सेशन को स्थगित कर देना, सेशन हैज एंडेड, ठीक है, सेशन हो गया है खत्म। रीसेस क्या होता है, व्हाट इज रीसेस। रीसेस क्या होता है, जब स्कूल आप जाते थे बचपन में तो रीसेस होता था ना। व्हाट वाज रीसेस। रीसेस का मतलब ये थोड़ी होता था कि स्कूल खत्म हो गया अब घर जाओ, है ना, ये नहीं होता था। रीसेस का मतलब ब्रेक है भाई, ठीक है, ब्रेक है, अब आप लंच कर लो, रीसेस है हमारा, देन वील रिज्यूम, और फिर हम 4 पीरियड हमारे और लगेंगे, तब जाके स्कूल खत्म होगा, है ना। यही तो होता था रीसेस में। तो वही रीसेस पार्लियामेंट में भी होता है ना। तो रीसेस क्या होता है, जब से आपने पूरा टर्मिनेट कर दिया सेशन, तब से लेकर जब तक वापस बुलाओ आप, है ना। मान लो प्रेसिडेंट ने 2 जनवरी को प्रोरोग कर दिया सेशन, ठीक है। उसके बाद अगला सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। तो ये जो बीच का पार्ट है, जब जो पार्लियामेंट है ना, वो मिल नहीं रहा है, कोई सेशन कुछ नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रीसेस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीसेस। समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब आर्टिकल 341 के बारे में बात करते हैं। ये आप थोड़ा एक बार याद कर लेना। आर्टिकल 341 के 2 क्लॉज इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 341 का पहला क्लॉज क्या बोलता है कि भाई ये प्रेसिडेंट को पावर देता है, किसके लिए, कि कोई भी कास्ट कंट्री में नोटिफाई करने के लिए, कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट है ना। कास्ट होती है ना बहुत सारी, तो उस कास्ट को नोटिफाई करने के लिए किसको पावर देता है, प्रेसिडेंट को, कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। आर्टिकल 341 में 2 चीज़ें हैं, एक है नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ सच शेड्यूल कास्ट जो प्रेसिडेंट करता है, और एक होता है कि जो लिस्ट में इंक्लूड करना होता है ना। तो लिस्ट होती है शेड्यूल कास्ट की, उसमें इंक्लूड कौन करता है, उसमें इंक्लूड करता है पार्लियामेंट। समझ में आ गया। उसमें कौन इंक्लूड करता है, उसमें इंक्लूड करते हैं अपने पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है गैम्बलिंग के बारे में, ठीक है। तो गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है शेड्यूल 7 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन डिफाइंड है कहाँ पे, फिनेंस एक्ट में। तो फिनेंस एक्ट जो 1994 का है वो क्या बोलता है, गैम्बलिंग और बेटिंग क्या होता है, व्हाट इज बेटिंग। ऐसे देखा होगा ना आपने कैसीनो में, ऐसे बेट करते रहते हैं कि भाई ये नंबर आएगा तो मैं इतना बेट कर रहा हूँ, ये मेरा हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। तो बेटिंग और गैम्बलिंग क्या होता है, इट डिफाइंस कि भाई पुटिंग ऑन स्टेक समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू है, जनरली मनी होता है, जनरली कैश होता है आपका, कुछ आपने ऐसी वैल्यू लगाई, कभी कभार लोग घर भी गिरवी रख देते हैं बेटिंग में, है ना। तो कुछ भी आप वैल्यू का उसको आप बेट करते हो, मतलब उसको आप स्टेक पे रखते हो कि अगर मैं नहीं जीता तो आप वो चीज़ ले सकते हो मेरी, ठीक है। पर्टिकुलर मनी, समथिंग ऑफ वैल्यू, पर्टिकुलरली मनी, जनरली मनी होता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, विथ कॉन्शियसनेस ऑफ रिस्क, ठीक है। आपको पता है कि इसमें रिस्क है, आपको पता है कि मैं इसमें हार सकता हूँ, बट तब भी आप कॉन्शियसली ये डिसीजन लेते हो, इस होप में कि भाई अगर गेन हुआ तो बहुत बड़ा गेन होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस ऑफ रिस्क एंड होप ऑफ गेन ऑन द आउटकम ऑफ अ गेम, ठीक है। तो जैसे मान लो आईपीएल का फाइनल चल रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स और लेट्स से किसी के बीच में, दूसरी कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, ठीक है। मैंने बोला चेन्नई जीतेगा। अब मैंने बोला अगर चेन्नई, मैं पैसे लगा रहा हूँ इस पर, लेट्स से 10 करोड़ लगा रहा हूँ कि भाई चेन्नई जीता तो तुमको 10 करोड़ देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, और अगर नहीं जीता तो तुम मेरे 10 करोड़ ले लेना। तो दिस इज कॉल्ड बेटिंग, कि भाई अगर चेन्नई जीता, इफ द आउटकम ऑफ द गेम इज इन माई फेवर, तो मैं जीत गया, नहीं हुआ तो आई विल नॉट विन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। अब दूसरा कंसेप्ट आता है लॉटरी का। तो लॉटरी ये इंपॉर्टेंट है समझना कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जो बेटिंग होती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी जो है आप खरीदते हो, जैसे वो उसमें देखा होगा ना, कौन सी मूवी थी यार, हेरा फेरी वाली, उसमें लॉटरी वो खरीदता रहता है ना। तो एक और मूवी थी वो ऐसी लॉटरी वाली, जिसमें शाहिद कपूर था, और मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी, बट उसमें ऐसे ही था, लॉटरी लगती है उसकी, है ना, वो किसी और के नाम पे लगती है ना, और शायद हेरा फेरी थी, पता नहीं कौन सी थी एनीवेज जो भी है। तो लॉटरी जो है वो दैट इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है।
तो लॉटरी इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट, वो किस में आता है, 7th शेड्यूल में, ठीक है, बेसिकली यूनियन लिस्ट के 7th शेड्यूल में ही आता है ना। और ये इसको हमने गैम्बलिंग से एक्सक्लूड किया हुआ है, लॉटरी जो है उसको हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, बैटिंग अलग चीज़ है, लॉटरी अलग चीज़ है, ठीक है। ये किससे इसका एक्ट भी अलग है, जो ऊपर वाला है वो दैट इज़ फाइनेंस एक्ट, और जो लॉटरी वाला है इसके लिए लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है। अब इसे कुछ कुछ कमेटीज़ लॉटरी के के संदर्भ में आई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली है मुदगल कमेटी। मुदगल कमेटी क्या थी भाई, ये एक मिनट, ये मुदगल कमेटी आई टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ओवर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, बेटिंग एंड स्पॉट फिक्सिंग इन आईपीएल मैचेस। तो आईपीएल मैचेस में जो बेटिंग और स्पॉट फिक्सिंग होती है उसमें इंक्वायरी करने के लिए मुदगल कमेटी आई थी। इसके बाद जो दूसरी कमेटी है दैट इज़ लोधा कमेटी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लोधा कमेटी। तो लोधा कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी बीसीसीआई को में रिफॉर्म्स आने के लिए, ठीक है, बीसीसीआई में रिफॉर्म्स आने के लिए। और उसने ये बोला था कि भाई हमको इंडिया में बैटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए, बट जो फिक्सिंग हो रही है, जो स्पॉट फिक्सिंग और ये सब होती है, उसको आप क्रिमिनलाइज करो, ठीक है, उसको आप क्रिमिनलाइज करो, बट बैटिंग जो है उसको लीगलाइज कर दो, ठीक है। तो ये लोधा कमेटी ने बोला था। उसके बाद नेक्स्ट आता है दार्जिलिंग हिल रेलवे। अब इसमें ये दार्जिलिंग हिल अभी कभी आप दार्जिलिंग गए हो तो वहाँ पे एक ऐसे टॉय ट्रेन चलती है, ठीक है, इस टाइप की, काफ़ी सीनिक रहता है ना। तो इस टाइप की टॉय ट्रेन चलती है ना। इस टाइप की बहुत माउंटेन रेलवेज़ हैं इंडिया में, जो कि 4 मेजर हैं। और ये जो दार्जिलिंग वाली है इसको तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया हुआ इंक्लूड किया था 1999 में। ये कब बनाई गई थी, ब्रिटिश एरा के टाइम पे, ठीक है। और करेंटली जो है 4 ऐसी रेलवेज़ हैं जो माउंटेन और हिली टेरेन्स पे चलती हैं। पहली है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दूसरी है नीलगिरीज, दिस इज़ नीलगिरीज, नीलगिरीज इज़ इन, मतलब ये जो टॉय ट्रेन है, ये सॉरी ये जो रेलवेज़ है दैट ये कहाँ चलती है, ये चलती है तमिलनाडु में। एक है कालका शिमला रेलवे, और उसके बाद दूसरी है हिमाचल, सॉरी ये है शिमला वाली जो है दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद माथेरान कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना कि 4 ऐसी टाइप की हैं, ठीक है। चलो अभी हमने पढ़ लिया ये सारा, अब हम करते हैं इन पे क्विज। +2 -0.66 प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोल रहा है ये, 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं लगातार। पहला बोल रहा है इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज नेमली असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो सही है ना। 6th शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जो कि AMTM मैंने बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो हम दूसरा हटा देते हैं क्योंकि दूसरे में 1 नहीं है, ये चला गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दीज एरियाज आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बट दे डू नॉट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था इन्हीं ट्राइबल एरियाज में हम बेसिकली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट से अलग है, तभी इनको ऑटोनॉमस बोला जाता है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, सो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, तो 3 भी चला गया हमारा, ठीक है, 3 भी चला गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा तो दोनों में है, तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चौथा देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट, फेरीज, फिशरीज, रोड्स एंड सो ऑन इन द डिस्ट्रिक्ट। ये हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट का पूरा जो करता धरता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना। तो ये सारे काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करती है। तो 4th इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, ये तीसरा भी एक बार पढ़ लेते हैं। ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स ऑफ whom 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। करेक्ट। चलो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जज वाइल हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। सो दिस इज व्हाट, सही है कि गलत है, गलत है। मैंने स्पेशली आपको ये पॉइंट बताया था कि हाई कोर्ट जो जजेस हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट के जजेस को, है ना। डिस्ट्रिक्ट जजेस के ट्रांसफर्स को गवर्नर देखता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, तो हमारा वैसे ही आंसर आ गया 2 and 4, बट देन स्टिल वील रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, जो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए यूपीएससी के मेन पेपर में भी। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कंसल्टेशन विद द कोलोजियम ऑफ 4 जजेस इज मैंडेटरी। येस इट इज़ मैंडेटरी एंड ऑल्सो बाइंडिंग, है ना, बाइंडिंग भी होती है। जो CGI 4 जजेस के साथ कंसल्टेशन करते हैं कोलोजियम के साथ, दैट इज बाइंडिंग ऑल्सो। तो सेकंड सही है। CGI कैन रिकमेंड द नेम ऑफ द जज इवन इफ 2 जजेस इन द कोलोजियम हैव नॉट वोटेड फॉर इट। तो ये गलत है, अगर 2 जजेस ने भी अपना समर्थन नहीं दिया उस चीज़ में तो आप वोट नहीं कर, मतलब आप CGI रिकमेंड नहीं कर सकता नेम। तो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ क्या है, ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज कंसल्टेशन इज डन विद द कोलोजियम ऑफ 2 जजेस एंड नॉट 4 जजेस। करेक्ट।
तो जजेस का हमने देखा था कि जो CGI हैं वो 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस से करते हैं कंसल्टेशन, है ना। उसका आंसर क्या हो गया? 2 and 4। द आंसर इज C। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैम्बलिंग इज अ सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट वाइल लॉटरी कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ओके, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग हमने पढ़ा था, गैम्बलिंग किसके अंडर आता है? गैम्बलिंग वाज अंडर स्टेट लिस्ट, है ना, जबकि जो लॉटरी है दैट वाज अंडर यूनियन लिस्ट। तो दिस इज रॉन्ग, लॉटरी डजंट इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट बल्कि लॉटरी इज इन यूनियन लिस्ट। तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है? लोधा कमेटी वॉज कंसर्न विद रिफॉर्म्स इन द BCCI एंड रिकमेंडेड लीगलाइजिंग बेटिंग। तो दिस इज करेक्ट, इट डिड लीगलाइज बेटिंग। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया B, 2 ओनली। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच। 3-4 हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 1 2 3 तीन क्वेश्चन डिस्कस किए। तो बताओ कितने नंबर आ रहे हैं? 6 नंबर आ रहे हैं कि नहीं कम से कम? ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग इट very patiently, and for more courses you can log on to thelaymanway.com. Please review us on Google, you will find the link in the description, and also explore our YouTube where we have a lot of videos, 350 plus videos hain. Please go and please go and study, and a very merry Christmas to all of you. Please study hard, work hard, and I'll see you in the next lecture. Tab tak ke liye bye bye and take care.